बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। दिल की गहराइयों से वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। हम PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त आपके लिए एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामिंग लेके आए हैं। और आपको मालूम है कि वीकेंड का आगाज़ तो हो जाता है, गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। ऑल्दो रात जो है फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी शायद इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन ये वो टाइम होता है कि पीक पे गर्मी होती है। तो अपना प्लीज़ बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहां है। आपकी सेहत अच्छी होगी तो ही आप ज़िंदगी की आसाइशों को जो है उस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और हम सेहत की बात कर रहे हैं तो ख़वातीन ज़ात हमारे एक बहुत ही जाने माने सिंगर असद अब्बास, और प्रोग्राम का हिस्सा भी हमेशा अक्सर औकात रहे हैं। PTV पे आपने इनको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा है, प्राइवेट चैनल्स पे भी। अली अब्बास के भाई हैं छोटे, और यकीन नहीं आया अभी सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस देखी, डायलिसिस पे वो हैं एंड उनकी जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। मैंने इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि उनका ज़िक्र करना ज़रूरी है कि प्लीज़ दुआ में उनको ज़रूर असद को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग उनकी हेल्प भी फाइनेंशियली कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक नेकी का ऐसा काम है कि मैं समझती हूँ जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं उनको बढ़ चढ़ के ऐसे तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए। और असद तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तो हम उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। आप भी दुआ उनके लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी होती है, अच्छी सेहत होती है तो ही आप अपनों के साथ उस ज़िंदगी का क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और फिर आपको सेहत का एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत और दौलत है। तो जितने भी लोग हैं जो अल्लाह ना करे बीमार भी हैं, तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। बहरहाल जी ख़वातीन ज़ात, ज़िंदगी का निज़ाम ऐसा है, लेकिन यह है कि एहसास रखना बहुत ज़रूरी है। वीकेंड एट होम का जो ऑफिशियल वीडियो टीज़र है वो PTV होम के पेज पे हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज आपकी मुलाकात फैमिली मेम्बर्स वीकेंड एट होम की तो होगी, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है और कोशिश रहती है कि कोई भी दिन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। तो आज पूरी दुनिया में जी शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड हनी बीज डे। और इस दिन को मनाने का मकसद ये आपको मालूम है कि शहद के कितने फ़वाइद हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स हैं आप उनसे भी पूछते हैं कि शहद के आपके जिस्म पे, आपकी सेहत पे कैसे पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। तो आप सोचें कि फिर शहद की मक्खियाँ जहाँ से शहद आता है उनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। तो आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि ये आगाही लोगों को दी जाए कि जो हनी बीज होती हैं अंग्रेज़ी में जिसको, लेकिन हम तो भाई उर्दू में बात करेंगे कि शहद की मक्खियों की कितनी अहमियत है और उनका भी एक निज़ाम है ज़िंदगी का, उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ये साइकिल है, फूड चेन साइंस में हम पढ़ते थे ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर शय को, हर जानदार को बामानी बनाया है, उसका कोई मकसद है बनाने का, तो उस मकसद को समझना ज़रूरी है। तो जी आज के दिन के हवाले से हमने आपको बताया। साथ ही साथ जी किचन में शेफ़ मुनीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सेहत की बात कर रहे हैं तो फिर सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक़ ग़ज़ा से भी होता है। तो ग़ज़ा के हवाले से बात करने के लिए कि आज मेन्यू में क्या होने वाला है, ज़रा इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, आप बताएं। आज का जो मेन्यू है वो गर्मी के हवाले से, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो फालसे का मैं शरबत बना रही हूँ। और फालसे के शरबत के साथ साथ मैं आज बना रही हूँ मैक्रोनी सैलड है, और इसके साथ मैं साथ सर्व करूँगी चिकन बर्गर्स। ये एक मेन कोर्स में नहीं है, एपेटाइजर्स में है कि अगर आप चाहें जल्दी में आपने कहीं जाना हो तो आप इसको इजीली भी लेके जा सकते हैं। और जो मेन कोर्स में है चिकन इन योगर्ट, आपको ये रेसिपी है, मतलब 10 से 15 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है। इसको आप बाहर जाके खाते तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आज बताऊँगी। बिल्कुल ठीक है, तो आप बनाना शुरू करें, फिर साथ ही साथ आपसे रेसिपीज भी हम लेते रहेंगे। अच्छा जी, मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं कहने लगी थी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, जो कि है अभी, वैसे ऐसी बात नहीं है। वेलकम इनको करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल चीज़ आपके अंदर से निकल है ना? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच एंड वाकई सबसे ज़्यादा बहुत सारी दुआ इनके भाई के लिए, अल्लाह ताला उनको नहीं अली के अली के भाई हैं। अच्छा, अली के, वो जो आते थे, ठीक जिनके लिए आप कह रही थी ना, बिल्कुल, जिनका आप कह रही हैं डायलिसिस, बिल्कुल डायलिसिस, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सब कुछ अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। बिल्कुल, दिल से दुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब जो आप ये साथ हमारी मेहमान शख्सियत है, इनका भी एक बड़ा नाम है, क्योंकि जावेद बशीर साहब को तो हम जानते हैं, लेकिन जावेद की पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। और जब हम बात करते हैं अकबर बशीर की, तो अकबर बशीर साहब माशाल्लाह प्रॉपर क्लासिकल ट्रेनिंग हासिल की है, तरबियत हासिल की है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी इंटरनेशनली करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। मैंने इनके बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन आज मुलाकात हो रही है तो हम इनको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अकबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक्स अ लॉट, आपने इनवाइट किया हमें। आज कुछ लाइव, अच्छा मज़ा आता है असल में कि जब आपके पास सिंगर्स ऐसे, और सारे सिंगर्स अपनी जगह बहुत अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन जो क्लासिकली ट्रेंड होते हैं ना, फिर उनसे लाइव सिंगिंग की जो रिक्वेस्ट और फरमाइश होती है ना, उसका मज़ा कुछ और होता है। तो आज आप तैयार हैं फिर? बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, हम भी तैयार हैं आपके कमेंट्स शामिल करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैंने प्रोग्राम के जो वीडियो टीजर था, कि मुझे लगता है मैंने गलत वीडियो टीजर में बोल दिया। आज हम बात करेंगे बेख्वाबी के हवाले से, लेकिन बेख्वाबी और इंसोम्निया जी, आर दे इंटरलिंक्ड और नॉट? दे आर द सेम थिंग। ओके, कि देखिए सुंदर, 3 चीजें होती हैं। एक तो नींद का ना आना, ठीक है। एक जब आप बिस्तर पे लेटते हैं तो आपको ट्रबल्ड नींद आए, नींद आई ना, बड़ी मुश्किल से आप सोएं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप सो रहे हो तो आप सही तरीके से जब सुबह उठे तो आप वेल रेस्टेड ना हो। ओके, तो ये, या लाइट स्लीपर हो, ज़रा सी कोई आवाज़ आए तो आप फ़ौरन उठ जाते हैं, और आप बीच में कई बार हा दफ़ा उठते हैं, जिसकी वजह से जब आप उठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरे तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, हालांकि 5-7 घंटे पूरे हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसोम्निया को ट्रीट किया जाए। और हम लोगों के फैमिली में कोई ना कोई ऐसे 1-2 अशखास होते हैं जिन्हें परपेचुअल नींद का मसला होता है, और नींद का मसला इंसानी जिंदगी में चाहे बहुत डीप स्लीपर्स भी हों, उनको भी हो सकता है स्ट्रेस के दौर में। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब मैंने जो वीडियो टीजर दिया कि फिर इंसोम्निया, बेख्वाबी, दे आर इंटरलिंक्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही दिया था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये भी सवाल आता है कि रात के वक्त जब आप सोते हैं, आपसे भी मैंने सुना है, हमने जाना भी है कि ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी नींद ही टूट के आएगी या नींद ही नहीं आपको आएगी, तो फिर वो कैसे साइकिल होगा सारा? अच्छा, ये वाली बात आपने बिल्कुल सही की, बल्कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जितने रिपेयर करने वाले जो हार्मोन्स हैं ना, वो रात के वक्त निकलते हैं, क्योंकि इंसान की ज़ाहिर है सुबह के वक्त जितनी उसकी एक्टिविटी रहती है उसमें तोड़ फोड़ का अमल जारी रहता है। आप थक के, कहते हैं ना, थक के मैं गिर गया और मैं सो गया, तो खुदा की एक ऐसी नेमत है नींद जो आपको रातों रात रिपेयर करती है। उसमें सिर्फ ग्रोथ हार्मोन नहीं, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे मेलाटोनिन जो है वो निकलता है। मेलाटोनिन का अक्सर नाम नाजरीन ने सुना भी, हमने अपने प्रोग्राम्स में भी बताया है कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि जैसे ही सूरज गरूब होता है तो आपकी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाता है, और इसका काम ये है कि ये अब आपके माइंड को एक उस पीरियड में ले जाए कि वो थोड़ा अब सोने की तरफ माइल हो, स्लो हो जाए, और जो फास्ट पेस है उसको कम करे, और फिर आप सुकून की नींद सो सकें। लेकिन सुंदर, हमारी अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि जिस वक्त हम लेटेंगे ना, उस वक्त हमारा नींद का अमल हम स्टार्ट करेंगे। नींद का अमल 1-1.5 घंटा नींद के टाइम से पहले ही शुरू हो जाता है। ओके, उसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। ठीक है, ठीक है। स्लीप हाइजीन वो वाला टर्म है जिसका मतलब है कि आपको दवाइयों के बगैर अगर नींद करनी हो सही, तो उसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। उसके लिए बहुत सारे असूल हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल के दौर में मैं समहाउ सुंदर, मेरे ख्याल में हम एक प्रोग्राम करें कि जो सेल्यूलर फोन्स हैं, कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, इनकी भी कोई तरीका होना चाहिए इस्तेमाल का। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना? इसका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। हम कहीं भी किसी भी वक्त, छोटे बच्चे, बड़े लोग, इतने छोटे छोटे इन्फेंट्स मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ब्लू लाइट है। अब जब मेलाटोनिन निकल आया, उसने कहा कि बस अब सारे ड्रामेबाज, सब पर्दा आगे, और अब आप सोने की तैयारी करें, क्योंकि आपकी बॉडी का रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो गया। बहुत सारे सेल्स आते हैं जो कि आके हथौड़ियां लेके और कीलें लेके आपकी हर चीज को इस तरह समझें अपनी बॉडी को। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि जब आपने ये देखा तो उसमें से ब्लू लाइट निकलेगी। वो ब्लू लाइट आपकी मेलाटोनिन को रोक देगी। बिल्कुल। जब मेलाटोनिन रुका, साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी रुक गया। एग्जैक्टली।
जितने सारे एक पूरा तस्बीह ऑफ इमोशंस, वो क्या कहते हैं इमोशंस, और वो सारे जो नींद से पर्टिनेंट है वो सब खत्म हो यानी आपने सारा साइकिल तबाह कर दिया। बिल्कुल। तो ये हम रियलाइज़ नहीं करते, हम कहते हैं कि यार हम तो देखते हैं फ़ोन तो हमें नींद आती है, बड़ी गलत बात है। आप अपने ब्रेन के साथ एक वो सही बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। अकबर साहब, आप भी नींद पूरी करते हैं, आर्टिस्ट जो हैं और फिर सिंगर्स खास तौर पे, ऑब्वियसली आपकी रूटीन ऐसी होती है, लेकिन आपकी क्या कोशिश रहती है साइकिल नींद के हवाले से? कोशिश यही होती है कि नींद को पूरा किया जाए, ठीक है, क्योंकि नींद पूरी होगी तो आप सारा दिन जो है वो थोड़ा अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। आपको आ जाती है माशाल्लाह नींद सही वाली? लेकिन क्योंकि देखिए हमारी कुछ रूटीन इस तरह की है कि लेट घर आना, स्टूडियोज के काम और वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब, तो वो थोड़ा होती है। आपकी आंखों से लग रहा है कि आपको टूट टूट के नींद आती है ये मुझे लग रहा है वाकई, लेकिन ऑब्वियसली आपकी काम की नौयत ऐसी है। लेकिन फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं सोने से पहले, या फ़ोन का इस्तेमाल रहता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। आपको पता है कि ये तो एक बड़ी नेचुरल सी बात, और ये हर कोई कर रहा है डॉक्टर साहिबा। ये है कि शायद मैं भी हूँ उसका हिस्सा, शायद आप भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये अवॉइड करना जरूरी है नींद से पहले। अच्छा जी, अब जिनकी टूटी हुई नींद है क्या करें? हाँ, सबसे पहले हम ये चीज़ें डिस्कस करें। एक फ़ोन को बस कर देना। एक आप कोशिश करें कि 8-9 बजे आप अपनी नींद स्टार्ट कर दें, ताकि आप सुबह फजर के वक्त या फजर के टाइम के करीब जब उठते हैं तो वही टाइम है जो कि ग्रोथ हार्मोन के निकलने का टाइम है। ठीक है। जो लोग गलत टाइमिंग पे सो रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो फिर खाना कब खाएंगे ऐसे लोग? खाना ऐसे लोग 7 बजे खा लें, और उसके बाद कम से कम 2 घंटे, और कई लोग होते हैं कि वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं खाने से सोने से पहले, वो भी गलत है। आप जरूर एक्सरसाइज करें, लेकिन 2 घंटे पहले करें, क्योंकि वो आपको एक्टिवेट कर देगी और आपको नींद नहीं आएगी। हमारे घर में रात 9 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। देखें, हाँ, हम 9 बजे लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि जी बस दुकान बंद हो गई। हाँ, कि बिल्कुल, क्योंकि बेटी ने भी स्कूल जाना, तो उस बहाने हम भी जल्दी सो जाते हैं। तो सुंदर उन तमाम घरानों में जो आजकल लेट सोते हैं, आपका घराना शायद वाहिद है जो कि 9 बजे ये चीज़ बंद कर लेता है। और हमें जहाँ कहीं से अच्छी हिदायत मिल रही हो, हमें उस पर अमल करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी अपनी सेहत उस पर मुनहसर है। अच्छा, दूसरी चीज़, कई लोग चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। चलो यार कॉफ़ी पिए रात को। ये कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल, बेशक कई लोग कहते हैं हमें नींद बड़ी आ जाती है हम कॉफ़ी पिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नींद तो आ जाती है, लेकिन आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन और जो तमाम सोने वाले हार्मोन्स और रिपेयर वाले हार्मोन्स हैं, वो बेस्ट वर्क करते हैं जब आपका दिमाग भी आपकी आंखों के साथ साथ सो रहा हो। ठीक है। कई लोग ये बात करते हैं हमें ब्रेन चैटर होती है। अब ब्रेन चैटर क्या होती है? ब्रेन चैटर ये होती है कि आपके दिमाग परपेचुअली बोली जा रहा है, आपकी आंखें तो बंद हैं, आप नींद की स्टेट में, लेकिन आपका दिमाग बोली जा रहा है। सो इसलिए कैफीन वाली चीज़ों से परहेज। जो लोग बहुत फैटी खाना खाते हैं खाने से सोने से पहले, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका सारा जोर जो होता है वो डाइजेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है। पेट की तरफ चला जाता है। सो इसलिए हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी, मे बी गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के आप ले सकें। अगर आप उसके अंदर खसखास थोड़ी सी इस तरह हाथों से पीस के डाल सकें तो वो बहुत अच्छी नींद आपको लेके आता है। ब्रीदिंग एक्टिविटीज, जिसमें योगा तो मेरा नहीं ख्याल रात के वक्त रेकमेंड लोग करते हैं, वो तो कहते हैं सुबह सुबह, लेकिन ब्रीदिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। देखिए उसमें जो वही जो आप बात कर रही हो ना, आप बात कर रही हो मेडिटेशन या फोकस की, ठीक है। तो जब मेडिटेशन और फोकस में आते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो जिक्र इलाही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग करना, ताकि, और जब डीप ब्रीदिंग, इस तरह हवाई डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, आपने गौर करना है कि अपनी सांस के ऊपर कि आपने इनहेल करना है 3 की गिनती तक, 1 2 3 इनहेल, 3 तक उसको वहाँ पे स्टॉप करें और फिर उसके बाद एक्सहेल करें। तो अपनी जब आप ब्रीदिंग के ऊपर गौर करते हैं ना कि अंदर लिया सांस, थोड़ी देर रोका और फिर उसको बाहर निकाल दिया, तो वो आपको उस तरफ लेके जाता है कि आपका माइंड जो है वो स्लीप की तरफ चला जाए। और जहन में से हर चीज को निकाल दें, कुछ भी सोच रहे हैं उसको निकाल दें। ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज है उसका फायदा ही नहीं होगा अगर आपके जहन जो है भरा हुआ होगा। एग्जैक्टली, उसके लिए सुंदर कई लोगों ने अब चीजें निकाली हुई है ना ऐसी, जैसे अभी आप कह रहे हो कि 9 बजे हमारी लाइटें ही ऑफ हो जाती हैं। तो अगर हम किसी को कहीं किसी के घर में कि सो जाओ 9 बजे, नहीं सोएंगे, वाकई उसके लिए हमें एक क्यू देना पड़ेगा, विच इज लाइट्स ऑफ। ठीक है। इसी तरह एक क्यू, एक मैं न्यूरो साइंटिस्ट की पढ़ रही थी कल, उन्होंने क्यू बताया कि आपने स्टॉप का साइन नहीं होता जो हमें अक्सर आगे दिखाया जाता है कि स्टॉप, वैसे जब भी आपको थॉट्स आए ना, अब अपनी माइंड में स्टॉप का साइन वो डिस्प्ले करें, ताकि वो माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो टूटे। अच्छा, ऑन द लाइटर नोट, मेरी एक जानने वाले हैं, वो करते ये हैं कि वो ना दांत ब्रश कर लेते हैं। अच्छा। 8-9 बजे। तो दांत ब्रश जब आप रात को कर लेते हैं, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट
इफेक्ट आता है कि ये तो सोने से पहले करना है। हाँ, फिर अब मैंने खाना भी नहीं है क्योंकि फिर दांत मैंने ब्रश किए हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली दैट्स अ वेरी यूजफुल टिप कि आप ये भी ट्राई करके देखें। दांत ब्रश कर लेंगे ना, आपका माइंड अलर्ट हो जाता है कि तो सोने से पहले करना है, तो अब तो सोने का टाइम आ इस तरह गया। की क्यूज बिल्कुल देनी चाहिए। कई लोग एक वार्म शावर ले लेते हैं, शावर लेने से भी आपको, ठंडे पानी से नहीं, अगर वार्म शावर लें उससे भी आपको नींद आती है अच्छी, साफ सुथरे होके आप सोएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं ये रेनफॉल साउंड्स, ये बारिश की आवाज जो होती है, वो थेरेपी क्या करती वो है थेरेपी, वो एक अरोमा थेरेपी भी होती है। लेवेंडर ऑयल्स लेके आप उसकी अरोमा लें, उससे आपका माइंड होता है। और एक ये जो रेन की वाटर की आवाज़ है ना, इसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। जो वाटर की आवाज़ है वो आपके माइंड को जनरली सूद डाउन करती है। अभी पिछले दिनों जब मैं हुंजा गई हुई थी तो मैंने वो जहाँ चश्मा है ना उसके पास बैठ के देखा कि वाकई इंसान का माइंड डिटैच हो जाता है दुनिया के शोर शराबे से अगर आप ये करें। आपको मेरा तो नहीं ख्याल आया, मैं बहुत जेलस हुई थी, आप गई थी और मैं ऑन एयर बोल रही हूँ, आपको पता है ये गई है, इतना माशाल्लाह एंजॉय किया। मैंने कहा चलो हम दोनों में से कोई तो गया। और मैं एक्चुअली आप मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकते, मुझे आपकी दुआएं पहुंच रही हैं। प्यार वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब उधर गई होंगी, अब आपने खुला आसमान भी देखा होगा। अच्छा वो आसमान और शहर के आसमान, हालांकि आप हंसेंगे, आसमान तो वही है लेकिन नहीं, वो जो रात को तारे नजर आते हैं। और एक दौर ऐसा था, आज भी हम गांव देहात में चले जाएं तो खुले आसमान तले तारों को देख के, आसमान को देख के जो पुरसकून नींद आती है, दैट इज नॉट कंपेरेबल विद यू स्लीपिंग इन अ रूम जिसमें एसी लगा हो, तमाम आसाइशें। कितनी अच्छी बात की है आपने सुंदर, कितनी अच्छी बात की है वाकई। जो जहाँ पे आपका और नेचर का, कुदरत का कनेक्शन बन रहा है ना, जितना बन रहा है उतना ही इंसान के लिए वो मरहम है। ऐसा ही है, ठीक है ना। और अफसोस की बात यह है कि शहर में अब वो स्काई भी नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल, वो स्टार्स भी नहीं रहे जो कभी नजर आते थे और जो पहाड़ों में आपको जाके नजर आते हैं। और जो चांद की अपनी एक ठंडी लाइट है, ऐसा ही, और जो एनवायरनमेंट है वो वाकई अंदर नहीं बनता। जब आप एसी की बात करते हो तो एसी में अक्सर लोगों का ये है कि एसी के अंदर सोना बहुत उनके लिए गलत भी होता है क्योंकि उनकी हड्डियों में भी दर्द शुरू हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा। एक तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये भी नींद नहीं कराता, और दूसरा ये कि एसी वाले कमरे में कोशिश करें कि ऑप्टिमल टेम्परेचर रखें, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। और एक और चीज़ जो है, बेड का ख्याल रखना। जिस जगह पे आपने सोना है, आपका पिलो जो है, एक तो गुलाफ तकिया हर जो आपका होता है हर दफ़ा धुलवाया करें उसको हर 3-4 दिन बाद। दूसरी बात यह है कि जो आपका तकिया है उसको धूप लगवाया करें, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द, कई लोग ड्रूल भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द जर्म्स रिजाइड इन द तकिया और तकिए के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उस बेड पे जिस पे आपने सोना है, अक्सर लोग फ्रेंड्स भी एंटरटेन हो रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं आप में से, उसको सिर्फ सोने के लिए मुख्तस करें। बिल्कुल सही। अच्छा मैंने तो ये रखा हुआ है हिसाब, हफ्ते में यानी 7 दिन में से मैं 3 बार या 4 बार कारपेट के ऊपर, प्लेन कारपेट पे सोती हूँ। आपका ना जमीन के साथ, आपको हंसी आएगी मुझे, जमीन के साथ ना अकबर भाई एक कनेक्शन जरूरी है। सब ने वापस इसी जमीन में जाना है, बादशाह से लेके शायद मांगने वाले तक सड़क पे जो है, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। और आप यकीन जाने, जब मैं सोती हूँ ना कारपेट के ऊपर, तकिया एक होता है और कारपेट और एक चादर होती है ऊपर, एंड दैट इज इट। वो जो मुझे नींद आती है ना, उस नींद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है एज कंपेयर टू जो मैं शायद बेड पे सोती हूँ। अच्छा अकबर भाई, आपसे भी ये जरूर बात करते हुए फिर डॉक्टर साहिबा से, मैं कभी खुले आसमान तले सोए? बिल्कुल सोया हूँ। कैसी नींद आई? बहुत पुरस्कून है ना? बिल्कुल ऐसा ही सही हम कह रहे हैं ना कि वो वाली, उसका कंपेयर नहीं आप कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो ताजगी होती है और वो जो एक अलग सी खुशबू होती है उस फिजा में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और नींद भी उतनी अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो खसखास का ऑयल ख़ासतौर पे बेबीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। बच्चे कई रात को नहीं सोते और माएँ बेचारी तंग हो रही होती हैं, तो खसखास का ऑयल थोड़ा सा हल्का सा वार्म करें, बिल्कुल जैसे उसकी आप ठंड दौड़ा रहे हैं, और उसको वो जो है ना सेंटर ऑफ द हेड, उसके ऊपर हल्की सी उसकी मसाज करें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात को सोने से पहले दूध और उसके अंदर सौंफ और उसके अंदर ये हल्दी, ये इस्तेमाल करें ताकि आपकी रिपेयर प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अच्छा हो। बिल्कुल ये 2 टिप्स ऑफ द नाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नींद बेहतरी की तरफ जाएगी और अगला दिन आपके लिए एक खुद से जनरली जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पे खुशी का दिन आप एक्टिव ज़्यादा होंगे। मुझे आपका जुमला अच्छा लगा, टिप ऑफ द डे नहीं, टिप ऑफ द नाइट। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। और ख़वातीन औज़ात, अभी हम ब्रेक की तरफ, किसने कहा है, बिल्कुल नहीं, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हम अकबर साहब को गुजारिश करेंगे, क्या पेश करेंगे? मैं आपको ठुमरी सुना रहा हूँ, प्लीज आ जाइए, बहुत सारी क्लैप में आ जाएं।
तड़पत हाँ तड़पत बीती मोरे हाँ तड़पत बीती तड़पत बीती मोरे उन बिन रतियाँ आए न बादल का करूं सजने आए न बादल का करूं सजने आए न बादल हाँ तड़पत बीती मोरी हाँ तड़पत बीती मोरी तड़पत बीती मोरी उन बिन रतियाँ आए ना सजने आए ना बालम रोवत हाँ रोवत रोवत कल नाख आवे हाँ रोवत रो हाँ रो रोवत 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 कल नाख आवे निस दिन तड़पत बिरहा सतावे याद यावत आवत जब उनकी बत्तियाँ आए ना बालम का करूं सजने आए ना बालम करूं सजने आए ना सज सजने आए ना आए ना करूं सजने आए ना
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पीटीवी लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस जमील और शेफ़ मुनीरा जो हैं वो काम कर रही हैं, रेसिपीज़ को तैयार कर रही हैं, फाइनल शेप दे रही हैं। ड्रिंक सर्व कर दिया गया, फालसे का जूस मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, देखने में अच्छा लग रहा है। मैंने अभी मुनीरा पिया नहीं है, मैं अभी आऊँगी आपके पास, रेसिपी भी लूँगी और फिर मैं टेस्ट करके बताऊँगी। लेकिन गेस्ट को हमने दे दिया और ब्रेक पर जाने से पहले अकबर साहब की आवाज़ में खूबसूरत ठुमरी इन्होंने पेश की और ये राग भैरवी था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, सिंधी भैरवी। बिल्कुल सही और बहुत उम्दगी के साथ आपने इसको परफॉर्म किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज। और अब हम जरा ट्रिब्यूट्स का भी सिलसिला जो है शुरू करेंगे। मैंने कहा अकबर साहब अब आप आ गए हैं ना तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया जो ये खुशी खुशी करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, बहुत अच्छा लगता है और ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे माशरे की, अगर हम बिलखसूस बात करें कि जब हमारी बच्चियाँ जो हैं वो माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं। और फिर स्पोर्ट्स की फील्ड की हम बात करें तो टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट जो है, हर खेल अपनी जगह बहुत मुश्किल होता है, आसान तो कोई काम ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन टेनिस एक ऐसा मैं समझती हूँ स्पोर्ट्स है जिसमें बड़ी मेहनत ज़्यादा इसलिए दरकार होती है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज़। आपके जहन का, माइंड का और आपका फिज़िकल, आपकी स्ट्रेंथ का इम्तहान होता है कि आपको उसी वक्त फ्लिक ऑफ सेकंड्स के अंदर डिसीजंस करने होते हैं। और अब मैं जब देखती हूँ कि हमारी बच्चियाँ जो हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं टेनिस में बिलखसूस, तो बहुत हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है। एक ऐसी ही सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया एंड शी इज़ अ स्पोर्ट्स एंकर एज वेल। पीटीवी स्पोर्ट्स और पीटीवी वर्ल्ड के लिए भी काम करती हैं, दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। हमारे साथ मौजूद हैं जी महक खोखर, शी इज़ अ नेशनल इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर फॉर पाकिस्तान, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं और रिसेंटली इन्होंने काम किया है एज अ स्पोर्ट्स एंकर न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। दुआएं आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं ख़वातीन हज़रात तो फिर वापस आते हैं जी। वाओ, अमेजिंग जी, क्लैप हो जाए एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू महक। आप और आपकी तरह जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स हु आर प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल सोसाइटी में, हम उनके लिए ट्रिब्यूट उनको पेश करते हैं और क्लैप करते हैं। अच्छा जी, अब एक तरफ यूर अ टेनिस प्लेयर, साथ ही साथ हम क्रिकेट सीरीज़ में आपको होस्टिंग करते हुए देख रहे हैं, ये दोनों बड़ी अलग अलग प्रोफेशंस हैं। डेफिनेटली मुझे ये सवाल मैं बहुत फेस करती हूँ। लोग कहते हैं कि ये डिफरेंट स्पोर्ट है, बट द थिंग इज़ मेरे लिए जब से मैं छोटी थी, टेनिस तो मैं खेलती हूँ लेकिन मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बड़ी हुई थी एक स्पोर्ट लविंग फैमिली में, यू नो एक्सटेंडेड फैमिली से भी, अम्मी की साइड से भी, अब्बू की साइड से भी। तो आई थिंक स्पोर्ट मेरे अंदर पहले से ही था। मैंने बस टेनिस को पिकअप किया, टेनिस को खेलना शुरू किया एंड देन यू नो अनएक्सपेक्टेडली बस छोटी उम्र में इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। आई वाज ओनली 12 जब पहली दफ़ा किया। ठीक है। तब से माय जर्नी इज जस्ट बिन विद टेनिस। बट मुझे क्रिकेट में भी बहुत शौक था, यू नो जस्ट लाइक एवरी, जो हर पाकिस्तानी होता है। लेकिन क्रिकेट को समझना वो दैट्स अगेन आई एग्री विद यू, बट द थिंग वाज कि टेनिस खेलने से पहले मैं हर पाकिस्तानी की तरह मैं क्रिकेट क्रेजी थी। लाइक आई वुड वॉच ओल्ड जो रिपीट हाईलाइट मैचेस नहीं होते थे, वो भी कोई और कंट्री खेल रही होती थी, मैं वो बैठ के देख रही होती थी। माय मम वुड बी लाइक कि क्या कर रही हो, बट आई बी लाइक नो आई लव। और मैं हमेशा कहती थी इफ आई वाज अ गाय आई वुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो आई मीन आप वैसे भी एज अ गर्ल भी खेल सकते हो। हाँ, नहीं डेफिनेटली, लेकिन उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं थी अबाउट दैट। बट एनीवे देन आई गॉट इनटू टेनिस। मुझे टेनिस आई फेल इन लव विद इट, इट बिकेम माय पैशन ऑब्वियसली। लेकिन आई रिमेंबर मुझे हमेशा से शौक था कि मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में एज वेल। तो आई थिंक जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, टेनिस स्कॉलरशिप पे गई थी, उधर मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया, तो उसमें मुझे फिर पता चला कि यू नो आई रियली वांट टू परस्यू अ करियर
in sports television as well. Excellent. And it's not just cricket जिसमें मुझे interest है, बल्कि मुझे बाकी sports में भी hosting करना या presenting चाहे करने का, hockey हो, कुछ hockey भी. हो, football हो, tennis of course हो. Excellent. लेकिन the thing is कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी sport cricket ही है. ऐसा ही तो है. इधर तो आपको cricket ही मिलेगी ऐसी चीज़ में काम करने के लिए. बाकी sports का इतना है नहीं scope, so you can't really work in different sports. But inshallah in the future I hope that I can carry out another. लेकिन ये बहुत अच्छी बात. अच्छा जी, अब 12 years, आप 12 साल की थी जब पहली बार आपने पाकिस्तान को represent internationally किया. कहाँ पे किया था? हम गए थे म्यांमार, बर्मा. Okay. So it's a very unusual place I would say. मैंने और कभी कितने सुना साल नहीं है. पहले उधर हाँ होते हैं? बर्मा उधर होते हैं. बल्कि उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था until I went there. लेकिन उस वक्त 14 and under Asian Tennis Federation का एक event उन्होंने hold किया था, and there were people from all over Asia, like Vietnam, China, Japan, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India, like it was all over. And you know, it was obviously very tough क्योंकि international था. तो I think वो exposure मिलना एक इतनी young age से to international tennis, क्योंकि मुझे याद है जब मैं उस tournament से वापस आई थी, I decided, I was like, okay, I want to do this. Like उसी वक्त आपको realize होता है कि बच्चे होते हो आप, लेकिन आपको ऑलरेडी अपना पैशन पता चल जाता है, जो बहुत रेयर होता है. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड देन अनदर थिंग कि इतनी छोटी उम्र से आप यू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, बॉर्डर्स आप तोड़े होते हो. बिल्कुल, एक एक्सपोजर आपको मिलता है जब आपकी माइंड एक्सपैंड करती है इतनी यंग एज में, और आपको रियलाइज होता है कि आप लोग डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, लेकिन आपको एक पैशन एक साथ ला रहा है, which was हर किसी का पैशन उस वक्त था कि वो अच्छे तरीके टेनिस में एक्सेल कर सके. So it's really nice कि you know you meet people from all over the world. आप रियल वर्ल्ड में जाते हो. अकबर साहब, फिर आपकी भी बात करें तो पैशन क्लासिकल सिंगिंग की बात करें, फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, उससे भी कितना एक्सपोजर आपको मिला, थोड़ा सा वो भी बताइएगा. जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला. मैं 2008 में मैंने एक रियलिटी शो किया था जो कि इंडिया में था. ठीक है. इसका नाम लक्स जुनून था. और उससे बेहद पजीराई मिली, और उसके बाद फिर आई थिंक मैं पूरी दुनिया में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जाके परफॉर्म किया. और फिर आप अक्रॉस द बॉर्डर कहीं पे भी पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, एक एक्सपोजर मिलता है आपको, मुख्तलिफ लोगों की साइकी का जानने का पता चलता है. एक कॉन्फिडेंस कितना गेन करता है इंसान जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी इंटरनेशनली कर रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो उसमें एक जज्बा और एक जुनून जो होता है वो बहुत ही अलग होता है. ऐसा ही है, बिल्कुल सही. तो वो एक उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा मिलता है. ट्रू. और वो आप दोनों में माशाल्लाह नजर आ रहा है. महक 10 फिर 12 इयर्स की एज में तो हो गया. उसके बाद फिर ट्रेनिंग, अब टेनिस की जो ट्रेनिंग होती है, फिर पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करना, रूटीन कैसे थी, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप पढ़ाई को भी साथ रखो, परस्यू करो, और फिर स्पोर्ट्स में भी सीरियसली उसको ऑप्ट करो. डेफिनेटली. देखिए बट आई थिंक कि ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी. आप एक छोटी उम्र से दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई भी और साथ में स्पोर्ट भी, उसको भी सीरियसली खेलना, ट्रेनिंग करना. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है. बट आई थिंक you know what you learn at a younger age is what develops in you. तो अब अभी आप मुझे देखें तो मैं दो चीज़ें साथ में कर रही हूँ, and people are like कैसे करती हूँ, but it's because I've been doing it since such a young age. फिर जब मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी, उधर भी जब टेनिस स्कॉलरशिप होती थी तो हमें खेलना भी पड़ता था, साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती थी. So I think वो चीज़ मेरे अंदर इंस्टॉल हो गई है, तो मुझे उस चीज़ की आदत है, which I'm really grateful that my parents put me in a sport in such a young age. True. वरना मेरे अंदर ये आदत ना होती. And I think it's also built a lot of other good habits, like the habit to want to work hard. Excellent. You know, want to pursue things, want to excel in And things. then how to control your anger. कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो होता है या स्पोर्ट्स वुमेन जो होती हैं, एक कथासिस हो जाता है स्पोर्ट्स के जरिए. अगर कोई गुस्सा है, एग्रेशन है, डू यू कंट्रोल करना पड़ता है. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल, क्योंकि देखिए स्पेशली इन टेनिस, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आप उधर अकेले होते हो कोर्ट पे, कोचिंग भी अलाउड नहीं होती, तो यू हैव टू मैनेज ऑल योर इमोशंस एंड यू नो योर एंगर एंड एवरीथिंग योरसेल्फ. But I think it teaches you very good self-discipline. क्योंकि अगर आप, if you get angry on the court, no matter how good you're playing, आपके लिए वो नेगेटिव चीज़ होगी, आपके अपोनेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी. वो कहेंगे अच्छा इसको तो गुस्सा चढ़ रहा है, अब ये बुरा खेलेंगे. आपको कभी गुस्सा आया? कभी बचपन में? भी वेरी, मुझे अभी भी कभी कभार आ जाता है. बताओ कंट्रोल है. इंटरेस्टिंग वाकयात, कुछ मेमोरेबल, कोई ऐसी बातें जो अभी आप याद करते हो तो हंसते हो कि यार ये मैंने क्या किया. मुझे अब इतना एविडेंस से इतना याद है, बट आई डू रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो आई वुड लूज माय टेंपर अ लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ के लिए पैशनेट होते हो तो आपके इमोशन ज़्यादा उसमें हाइटेंड होते हैं, तो आपको गुस्सा चढ़ता है, एंड यू गेट अपसेट. तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, एंड एवरीबडी नोज दिस अबाउट मी, बट आई थिंक आई हैव बिकम a lot calmer now, and I actually know how to control it much. But obviously maturity के साथ, age के साथ, you learn. So I think now I know when I'm playing a match that I can't get angry because that's going to harm me.
and the older you grow, the more you realize these things with maturity. But obviously मैं कहूँगी कि मैं बल्कि लोगों को कहूँगी अपने बच्चों को इसलिए स्पोर्ट्स में डालें क्योंकि उससे बहुत अच्छी आदतें डेवलप होती हैं, इमोशनली, फिजिकली आप मेहनती बनते हो, बड़े हो के आपके अंदर अच्छा वर्क एथिक होता है, फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर रहती है, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो एक होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और डिटर्मिनेशन आपके अंदर होती है, डिटर्मिनेशन। अच्छा, पीटीवी के साथ जो काम आपने किया थोड़ा सा मैं जरूर बताते हुए बिफोर वी से गुड बाय टू यू, प्लीज जरा वो भी बताइएगा। सो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी फिर मुझे बेसिकली अपना एक स्पोर्ट्स शो मिला था। सबसे पहले तो मैंने पीटीवी वर्ल्ड में काम शुरू किया था, जो इंग्लिश चैनल है पीटीवी का, द ओनली इंग्लिश चैनल। तो उधर मैं स्पोर्ट्स शो पे थी एंड आई आल्सो वर्कड एज अ न्यूज़ एंकर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई डोंट डू दैट एनीमोर दो, बट आई जस्ट कम ऑन स्पोर्ट्स। और फिर पीटीवी न्यूज़ का जब स्पोर्ट्स शो निकला था तो उस पर भी मैं आती हूँ, और उससे पहले पीटीवी स्पोर्ट्स बेसिकली गिव मी एन ऑल स्पोर्ट शो, जिसमें मैं सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं करी थी बल्कि आई वुड डू अ वीकली राउंड अप ऑन ऑल द डिफरेंट स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। एक्सीलेंट। सो दैट आई रियली एंजॉयड बिकॉज इट वाज व्हाट आई वांटेड टू डू। और पीटीवी ने ख़वातीन हज़रात हमेशा यंगस्टर्स को जिनमें कोई टैलेंट है या वो समझते हैं कि उनमें कोई ऐसी कोई महारत है, ये इसके लिए हमेशा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आपके सामने महक मिसाल है और इतने हज़ारों बच्चे ऐसे मिसाल होंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगी बच्चियों को? मैं ये कहूँगी डेफिनेटली कि जस्ट इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग गो फॉर इट। मैं ये नहीं, ठीक है मुझे पता है पाकिस्तान में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली आई थिंक वी आर प्रोग्रेसिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब कोई ऐसे ही नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। पर आई वुड से कि आप देखें, डरे मत, और सोसाइटी जो कहेगी उस, अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं तो फिर आप डरे मत कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी थोड़ा सा वो है माइंडसेट कि काले हो जाओगे, बाहर खेल रहे हो, और लाइक स्टफ लाइक शादी नहीं होगी एंड ऑल दैट स्टफ। But I would say kind of put that aside and pursue your passion. True. क्योंकि इससे आपकी अच्छी हैबिट्स भी डेवलप होती हैं। जिसमें मैंने फाइटिंग स्पिरिट की बात की, लेकिन एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी कि एक डिटर्मिनेशन की बात होती है, और ज़िंदगी में जनरली आउटसाइड ऑफ योर स्पोर्ट फील्ड और द कोर्ट आप बहुत दफ़ा डिसअपॉइंट होते हो लाइफ में, बट व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अ यंग एज आपके अंदर वो आदत आ जाती है दैट यू ऑलवेज गेट बैक अप। बिल्कुल, एक विल पावर आप में आ जाएगी। कुछ नहीं होता, हम नहीं होंगे काले, अल्लाह माफी दे, हम सन ब्लॉक लगा लेंगे, ये कोई बात नहीं। लेकिन अब माशरे में बहुत अवेयरनेस इस हवाले से आ गई है, तो अगर आपकी बच्चियों में कोई स्पार्क है और उनमें टैलेंट है, स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, प्लीज उनको परस्यू करने दे। थैंक यू सो मच, वी सो प्राउड ऑफ यू। जीती रहे, खुश रहें। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ हमने अभी जिस तरह बात की कि अकबर भाई से फिर अब ट्रिब्यूट का सिलसिला भी जारी हो सारी है, तो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब शहंशाह गज़ल को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जिंदगी की जिंदगी की जिंदगी की टकरा गया कोई जिंदगी की एक रोशनी अंधेरों, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई जिंदगी की टकरा गया कोई जिंदगी की एक रोशनी अंधेरों में, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई जिंदगी की
पहले वो मुझको देख कर बरहम सी हो गई, फिर अपने वो हसीन ख्यालों में खो गई। पहले वो मुझको देख कर बरहम सी हो गई, फिर अपने वो हसीन ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उससे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भाग गया, सांसों से भी परे, सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई यूं, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने महक को हमने खुदा हाफिज़ कर दिया, लेकिन उसी के बाद हमने उनको पकड़ लिया, हमने पकड़ के रोक लिया इसलिए क्योंकि महक जैसी जितनी भी टैलेंटेड बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स में और फिर पढ़ाई भी साथ साथ कंप्लीट करती हैं और स्पोर्ट्स अपने पैशन को प्रोफेशन बना के पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कर रही हैं, तो मैंने कहा कि अभी नाइंसाफ़ी है, बहुत सारे ऐसे सवालात रह गए थे। तो महक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। मैंने खुदा हाफिज़ वापस ले लिया, वो बात के लिए बचा लिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ना ख़वातीन और हज़रात, अब जिस तरह हम महक की भी बात करते हैं, हम बच्चे अकबर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत उम्दा परफॉर्म किया, एक क्लैप हो जाए जी, क्या कमाल। बहुत शुक्रिया। महक, आपने एंजॉय किया? I enjoyed it a lot, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी Very आवाज़ है nice. माशाल्लाह माशाल्लाह से। और फिर ख़वातीन और हज़रात, हम जब देखते हैं अपने बच्चे बच्चियों को एक्सेल करते हुए आगे माशरे में एक नाम और मकाम बनाते हुए, उसमें जो तालीमी इदारे हैं और फिर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, स्कूल लेवल ऑब्वियसली, फिर कॉलेज लेवल होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एक बड़ा अहम किरदार माशरे में अदा कर रही हैं बच्चों की शख्सियत को मुकम्मल करने में। एक ऐसा इदारा जिसका मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैं समझती हूँ अपनी नौयत का एक ऐसा मुनफरिद इदारा और ऐसी मुनफरिद यूनिवर्सिटी जिसने एक ऐसे दौर में एक चैनल का आगाज़ किया और ऑनलाइन भी आगाज़ किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी तमाम तफसीलात हम अभी जानेंगे अपने मौजूद मेहमान से, कि मैं समझती हूँ कि बड़ी आसानी से बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान के किसी कोने में क्यों ना हो, अगर वो नहीं यूनिवर्सिटी आ सकते तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा एक्सेस बच्चों को दिया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और बाशऊर शहरी होने की हैसियत से अपने माशरे के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसी हवाले से बात करने के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी साहब, जो कि रेक्टर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ बुलाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर के बारे में ये मैं बताती चलूँ, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ से इनको 2012 में नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से 2020 में नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ वो दुआएं जो ये समेट रहे हैं, जिस उम्दगी के साथ ये काम कर रहे हैं, और इनकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं, फिर वापस आते हैं जी।
हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी साहब, रेक्टर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, और महक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अकबर भाई भी मौजूद हैं। सर नाउ आपसे प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हुए, मैंने जिस तरह ओपनिंग में भी कहा, हम ऑफर भी गुफ्तगू करे थे सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी मुझे लगता है वाहिद ऐसा इदारा है, एक ऐसी तालीमी यूनिवर्सिटी कि जिसने मीडिया के ज़रिए, एक तो चैनल के ज़रिए और ऑनलाइन भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्रॉबली इट्स द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड कि उस दौर में इसने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था सर। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही ऑनलाइन से हुई थी। हमने पीटीवी से ट्रांसमिशन शुरू की थी, बट नाउ द यूनिवर्सिटी ऑन 4 ऑफ इट्स ऑन चैनल्स जो कि 24 आवर एजुकेशन डिलीवर करते हैं, लेकिन मेन एजुकेशन डिलीवरी हमारी ऑनलाइन हो रही है। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। 2000 एंड 2001 में एक फिजिबिलिटी स्टडी हुई थी पाकिस्तान में, और उस वक्त वो था कि जिस वक्त ये टेलीकॉम का बूम आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेट स्प्रेड हो रहा था और बेशुमार कंपनीज आ रही थी जो कि नेटवर्क को एक्सपेंड कर रही थी पाकिस्तान में। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो एनरोलमेंट इनटू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ द लोएस्ट इन द रीजन। अभी भी हम 10% पे नहीं आए। K-12 के बाद जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं ना, उनमें सिर्फ 9.7% के करीब बच्चे हैं, अराउंड 10% जो एडमिट होते हैं। ठीक है। इंडिया में ये 27+% है, बांग्लादेश में 18 to 19% है ये एनरोलमेंट, हमारी सबसे कम है। अगर हमने इसको डबल करना है, और 2025 विजन दिया गया था उस वक्त कि हमने 15% तक एनरोलमेंट लेके जानी है, तो इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हैं वो तकरीबन 210-212 के करीब हैं। वी नीड टू डबल दीज यूनिवर्सिटीज़। आप सोचेंगे कितना मेहनत किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और फंडिंग चाहिए। सो द आइडिया केम, व्हाई नॉट वी यूज़ दिस IT इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर, और हम एजुकेशन एट द डोर स्टेप ऑफ पीपल लेके, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ IT अभी नहीं बनी थी, ठीक है, उसके अंदर एक सेगमेंट था, उन्होंने ये फिजिबिलिटी स्टडी कराई, एंड द फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर नवीद मलिक, हु इज़ एक्सीलेंट टेक्निकल पर्सन, बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर, और उन्होंने ये इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी। राइट डे 1 हमने ऑनलाइन एजुकेशन देनी शुरू की, और साथ टेलीविज़न के साथ ये की। पहला प्रोग्राम था कंप्यूटर साइंस का, वो उसमें तकरीबन 300-350 बच्चे एडमिट हुए थे। राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल के बाद 1,50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अमेजिंग। और सबसे ज़बरदस्त बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल से जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उनमें बच्चियों की तादाद ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। अभी जो स्प्रिंग में एडमिशन हुए हैं उसमें 57% बच्चियों ने एडमिशन लिया है इस यूनिवर्सिटी में। एक्सीलेंट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाऊँ या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाऊँ या लम्स में लूँ या GK में एडमिशन लूँ, तो मुझे उसकी फैकल्टी पढ़ाती है, लेकिन वो बच्चा या बच्ची जो विहाड़ी में है या तुरबत में है या आज़ाद कश्मीर में कहीं पे, उसको वो क्वालिटी की एजुकेशन बिल्कुल सही। सो द फर्स्ट थिंग विच वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैज़ अचीव्ड कि वो उसी प्रोफेसर की एजुकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान मिल रही है थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू टेलीविजन, वो उसी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। एंड दैट वाज द मोटो ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव था कि हमने क्वालिटी एजुकेशन को लेके जाना है एट द डोर स्टेप, और आई थिंक इससे बढ़कर और मेरे ख्याल में अच्छी बात हो नहीं सकती। अच्छा, मैं इसलिए मैंने टेलीफोन नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, अगर आप डॉक्टर साहब से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से, कोई सवाल करना चाहते हैं, प्लीज़ हम ये जो कॉल्स वाला सेशन है सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स की एक्सेस हो सके, डॉक्टर साहब से बात करने के हवाले से, कोई एडमिशन का प्रोसेस आपने जानना हो, यू मोर देन वेलकम। 042-992-00628 हमारा नंबर है। लेकिन मैं दोबारा आपको बताती चलूँ, प्लीज़ रेलिवेंट कॉल्स को हम लेंगे। मैं चाहती हूँ कि फिर कोई अगर स्टूडेंट डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात करना चाहिए, यू मोर देन वेलकम। महक, आप क्या कहेंगी जो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और देखें कितनी बच्चियाँ सबसे ज़्यादा सर बता रहे हैं कि 57% इस मरतबा एनरोल हुई हैं। ओवरऑल इट्स मोर देन 50% जो एजुकेशन ले रही हैं ओवर द ईयर्स। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि स्पेशली हमारी कंट्री में, कोई भी कंट्री अगर उसने डेवलप करना हो तो बेसिक नीड जो आपकी होती है एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड इन आवर कंट्री।
तो ये इनकी बातें सुन के कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, फिर इतना स्प्रेड हो गया, इतने ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की वजह से एजुकेशन मिली है, वो भी वर्चुअली। बिल्कुल। यू नो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया एंड आई थिंक मैं डेफिनेटली कहूँगी, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी इस बात के लिए कि बिल्कुल आपने ऐसा ये ही किया। अच्छा सर, अब नाउ कमिंग टू द कोर्सेज, अब हम देखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बच्चियां इनरोल हो रहे हैं, ज़्यादा रुझान किन सब्जेक्ट्स की तरफ है, किन डिग्रीज की तरफ है स्पेशलाइज? मैं आपको ना वन बाय वन, कंप्यूटर साइंस इज आई थिंक इन माय ओपिनियन नेक्स्ट 10-15 years it all belongs to computer science. जिसने कंप्यूटर साइंस की स्किल है वो even if not in the computer science degree but has some other degree but skills in computer science में enrollment हमारी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट साइंस में है, एजुकेशन वी ऑफर B.Ed डिग्रीज और हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल टीचर्स जो हैं दे आर टेकिंग दिस एजुकेशन रिमोट एरियाज से। इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चियों के अंदर 4th नंबर पे इंग्लिश आता है। 5 फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंस, एजुकेशन, then we have got social sciences and then science and technology. ठीक है। We are the first university to start education in a blended mode as well. तो उसमें ये है कि हम लेक्चर सारे हमारे ऑनलाइन अवेलेबल है, but then we ask students to come to the lab and do experiments over there. सही। We are the first university जिसने मोबाइल लैब्स बनाई हैं। So we have converted a whole big Divo bus into a mobile lab जो कि एक सेमेस्टर के अंदर 4 से 5 शहरों में जाती है और तकरीबन 1000 के करीब बच्चों को वो एक्सपेरिमेंट्स कराती है वहाँ पे। एंड देन वी हैव सम स्मार्ट लैब्स एज वेल विच गो टू डिफरेंट सिटीज़। तो ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हमारे पास बच्चे आ जाते हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर ऑफरिंग अराउंड 70 डिफरेंट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग डिग्री प्रोग्राम्स एट अंडरग्रेड, some in masters and then a lot of short courses, diplomas in these subjects. और सर ये सारे अफोर्डेबल है? अब थोड़ा फाइनेंशियल उसकी तरफ भी आते हैं। जबरदस्त, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। आजकल जो सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव और आउट ऑफ रीच होती जा रही है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिर्फ आपको आइडिया देता हूँ कि एक सेमेस्टर की फीस हमारी तकरीबन 17 से 18,000 रुपये है। Okay. तो यू स्प्लिट इट इनटू 5 months सेमेस्टर, तो इट कम्स आउट टू बी 3,500 से 4,000 रुपये के करीब है। आई थिंक विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर merit based scholarships. Excellent. हम तकरीबन 60 million rupees a year we distribute among our students, merit scholarships and need based scholarships. In addition, we facilitate our students कि आपने सेमेस्टर की फीस अगर इकट्ठी नहीं दे सकते, you pay monthly. So आप monthly installments में भी दे सकते हैं. So there's a lot of flexibility in terms of fee. इशू क्या है, हमने एजुकेशन देनी है, यानी हर तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा, और आप देखिए ख़वातीन हज़रात, महक आप भी और अकबर भाई आप भी एग्री करेंगे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जाते हैं, चलिए यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका आने जाने का एक खर्चा बच जाता है, घर बैठे हुए आपको एजुकेशन मिल रही है और इतनी अफोर्डेबिलिटी के साथ, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बढ़कर फिर कुछ और हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें ना हमने एक if I want to study from home, I can do that. If I've got good internet and computer available to me, मेरे पास है कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, मैं घर में बैठ कर। लेकिन अगर मेरे पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है ना, तो हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा शहरों में पाकिस्तान के 200 के करीब सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाएं, आपको इंटरनेट और कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, आप किसी वक्त भी जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं इसी फीस के अंदर। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा। और मुझे बताया जा रहा है कि शिमला पहाड़ी के पास, हाँ जी, डेविस रोड पे हमारा कैंपस है यहाँ पे, और ये जो सा तकरीबन 1000, आई थिंक मोर देन 1800 स्टूडेंट्स एनरोल ओवर हियर। एक्सीलेंट। अच्छा जी, कॉलर आ चुके हैं। मुनीरा थोड़ा सा जरा बंद कीजिएगा शहजाद भाई म्यूजिक। जी अस्सलाम वालेकुम, मरी से कॉल है, ईमान है। अस्सलाम वालेकुम ईमान। अस्सलाम वालेकुम। जी जी ईमान, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा, जी पूछिए। जी मैंने पूछना था सर से कि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का बताया था ना, तो उसका मार्क्स परसेंटेज बता दें। मार्क्स के बारे में? मार्क्स के जो नंबर्स का जो डिवीजन है उसके बारे में पूछना चाह रही हैं? एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर, एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यानी वो भी पूछना चाह रही है पॉलिसी के एडमिशन की। एडमिशन पॉलिसी चलें, लेट मी टेल।
Computer science is the only subject where we have the two subjects where we do merit. Computer science हमें HEC बाइंड करती है कि आपने 50%, वो कंप्यूटिंग काउंसिल है, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, वी हैव टू फॉलो दैट क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, वो 50% है. देन वी हैव बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, zoology है, बायोटेक्नोलॉजी है, एंड देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे पास हैं. इसमें चूँकि लैब वर्क इन्वॉल्व है तो उसमें हमारा मेरिट डिटरमिन होता है क्योंकि वो नंबर ऑफ सीट्स. इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स यू नीड टू हैव 33% मार्क्स. अच्छा, आप हम देखें, एजुकेशन इज अ राइट फॉर एवरीवन टू गेट. ठीक है, आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कोई आपको आपके परसेंटेज के ऊपर कोई नहीं कहेगा जी आपके 50% नहीं है, वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिफाइन करते हैं कि वो हो जाता है. बट एवरीबडी कैन गेट एडमिशन इफ दे कैन अफोर्ड इट. हमने ये काम किया कि वो बच्चे जिनके 45%, वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिसके 45% से कम है ना, उसको हम एक 0 सेमेस्टर ऑफर करते हैं कि आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, यू कम टू अ सर्टेन लेवल गोइंग थ्रू दिस सेमेस्टर. जो बच्चे उसको कर लेते हैं दे गेट इनटू अ रेगुलर प्रोग्राम, वो फिर बाकी रेगुलर प्रोग्राम में आ जाते हैं. एक्सीलेंट, आई मीन एक क्लैप हो जाएगी. कमाल सर, ये तो कमाल. वी डोंट वांट टू कि कोई बच्चा डिप्राइव ऑफ हो जाए एजुकेशन के लिए. यूनिवर्सिटी देखिए, एनी मिसहैप कैन हैपन मी ड्यूरिंग द एग्जाम और मैं उस तरह परफॉर्म ना कर सकूं 3 घंटे में कि मैं 45% नंबर ले सकूं या उससे. तो अगर मेरे 43% नंबर आ गए हैं तो मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी एडमिट नहीं करेगी. बट वी आर देयर. हाँ, आपने वो 0 सेमेस्टर लगा के यू हैव टू कवर अप योर डेफिशिएंसीज या जो भी शॉर्ट कमिंग है वो बच्चा. और एंड आई टेल यू, हर सेमेस्टर में कोई 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐसा होता है जो ये 0 सेमेस्टर करते हैं एंड दे गेट इनटू रेगुलर प्रोग्राम. 4 से 5 हज़ार बच्चा. ओके, ये तो आई थिंक महक मैं समझती हूँ. और फिर महक, इसके साथ हम स्पोर्ट्स को शामिल अगर कर लें, अब अगर यूनिवर्सिटीज़ बच्चे बच्चियाँ नहीं जा रहे, एक्सेस नहीं है, कुछ लोग ऐसी जगहों पे भी हैं, गांव देहात में हैं, वहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी दुनिया में इस तरह के शहर होते हैं. आप सिर्फ ये पाकिस्तान की तो नहीं हम बात करते, हमारा पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट एक फैमिली बॉन्डिंग तो है. थोड़ा सा इस हवाले से बताते हुए कि घर बैठे किस तरह स्पोर्ट्स को परस्यू किया जा सकता है. तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज, देखें, जो एजुकेशन होती है वो एक बेसिक नीड होती है जो सबको, एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू इट. ठीक है, ये एक बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ होती है जो आई फील लाइक, और हमारी कंट्री में थोड़ा सा ला करते हैं. सो इट्स गुड कि ये इनिशिएटिव आया है. बट स्पोर्ट की अगर आप बात करें, मैं कहूँगी स्पोर्ट भी एक एजुकेशन ही आप उसको कह सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल्स में आपको नहीं सिखाई जाती. व्हाट इट डज फॉर यू, जिस तरह आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, आपके पास IQ तो होता ही है, बट यू गॉट EQ भी आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वो चीज़ आप स्पोर्ट के थ्रू सीखते हैं. True, I agree. Which is what you learn through sport, which is not certainly what you will learn from a school. वो आप लाइफ के अपने experiences के through, and I think sport is the best thing that can actually make your EQ stronger. क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, टेनिस मैच में आपके इतने ज़्यादा situations होते हैं, पॉइंट सिस्टम ऐसे होते हैं कि आप एक पॉइंट हारते हो तो आप कैसे अपने आप को इमोशनली संभालते हो कि आप अगला पॉइंट जीत सको. बिल्कुल, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए अब्दुल नवीद की कॉल है, उसके बाद यहाँ से बात करते हैं. जी, मियाँ वाली से. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं सवाल करना चाहूँगा, LLB करनी है, मैंने अभी FSC की है. ठीक है, FSC की है आपने? ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं वाली से नवीद बात कर रहा हूँ कि LLB मैंने करनी है और इसके लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच. अब मुझे दोबारा बताइएगा, पैनल पे मुझे आवाज. LLB, ओके, LLB करना है उन्होंने जी, उसके लिए मार्क्स कितने चाहिए? राइट नाउ वी डोंट हैव LLB Okay. in the virtual university. We are working on 2 प्रोग्राम्स पे हम काम कर रहे हैं. ठीक है, इंशाल्लाह विद इन अ ईयर वी विल लॉन्च. एक नर्सिंग है और एक LLB, इस लॉ के प्रोग्राम्स के ऊपर. इन लॉ के लिए इनको चेक करना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी में जाना है, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट देयर ऑन मेरिट. 45% मिनिमम इस वक्त जो आई कैन टेल आउट ऑफ फ्रॉम माई नॉलेज, ठीक है, कि मिनिमम 45% होने इनके ज़रूरी हैं FSC में या FA में इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द LLB डिग्री. बिल्कुल सही, जो कि भी इंशाल्लाह आप करा देंगे इसको इंशाल्लाह. हमारा वी आर वर्किंग राइट नाउ. हमारा देखें, हम वी आर डिफरेंट दैन अदर यूनिवर्सिटीज़ इन द सेंस, किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है ना, दे हायर 3-4 टीचर्स और वो स्टार्ट कर लेते हैं एंड विद टाइम दे कैन गेट मोर टीचर्स. हमारा ये है कि हमने कंटेंट डेवलप करना है, एटलीस्ट 80% कंटेंट हमारा डेवलप होगा, ठीक है, या 70%, देन वी कैन लॉन्च. बिकॉज अगर हम सारा
वर्चुअल यूनिवर्सिटीज इन आसिंक्रोनस मोड, इट्स नॉट लाइक इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं ना, तो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में लाइव टीचिंग होती है। अच्छा सर, मैं सॉरी बात को इंटरप्ट करते हुए मैं फिर चाहती हूँ ब्रेक के बाद इसको आगे डिस्कस किया जाए कि जो मीडिया सेंटर है आपका वो कैसे मजीद ज़्यादा डेवलप हुआ है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए सर हमारे साथ हैं, लेकिन महक का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब सही वाला खुदाफिज है, जीती रहे, खुश रहे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और खवातीन हज़रात, हम ब्रेक पे अभी नहीं जा रहे, आपको किसने कहा, ये किसने आपको ऐसी बात कही, क्योंकि अभी हम अकबर साहब को रिक्वेस्ट भी करेंगे, क्या पेश करेंगे? मैं आपको एक फोक सुना रहा हूँ, आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में। जददा तू मुख मोड़िया हासियां भी मुख हाँ जददा तू ओ मुख मोड़िया हासियां भी मुख मोड़े प्यार दे फुल बिन खिड़न तो सुके ऐसे पैर छोड़े सादक हंजुआ ओ सादक हंजुआ मार के छलना पलकां दे बन धो भागी वे तेरे देखण नूं देखण नूं झुक चरखा गली दे विच डावां माही वे तेरे देखण नूं झुक चरखा गली दे विच डावां माही वे तेरे देखण नूं झुक चरखा गली दे विच डावां माही वे तेरे देखण नूं ओ माही माही तेरे देखण नूं माही वे तेरे देखण नूं झुक चरखा गली दे विच डावां मैं लोकां पाणी रूकत दी मैं लोकां पाणी रूकत दी तंद तेरिया यादां दे थावां माही वे तेरे देखण नूं ओ टिकण नी दे दे सौरे पेके टिकण नी दे दे सौरे पेके मैनू तेरे
मैनू तेरे भैन भुले के उदासी मेरी तद लथनी ओ उदासी मेरी तद लथनी जद पाया माही ने कर फेरा माही वे तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच गावां चरखे दी तू कर दे ओले चरखे दी ओ चरखे दी तू कर दे ओले याद तेरी दा तुम्बा बोले याद तेरी दा तुम्बा बोले निम्मा निम्मा गीत छेड़ के ओ निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कंद दी बुलारे खावा माही वे तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच गावां माही वे तेरे जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। और भाई क्या कमाल शेफ़ मुनीरा ने कर दिया इस टाइम में, एक्सेलेंट, वेल डन। अच्छा जी मुनीरा, मैं चिकन की रेसिपी जानना चाहती हूँ। ये बड़ी क्विक रेसिपी है जो कि आप घर में बैठ के बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 3 टिप्स मैं देना चाहूँगी। आपने चिकन को लेना है, उसमें आपने दही में मैरिनेट कर देना है और उसमें पानी जो ऐड करना है वो अदरक और लहसुन पानी में बॉईल करके उस पानी में आपने ऐड करना है। उसके बाद तमाम स्पाइसेस जो हम ऐड करते हैं वो ऐड करके दही में मिक्स करके रख दें। जस्ट आपने इसको जिंजर गार्लिक को सौते करना है और दही वाला मसाला ऐड कर देना है और दम पे रख देना है। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। और मैकरोनी की भी बता दें रेसिपी। ये जस्ट मैंने मैक्रोनीज बॉईल किए हैं, तमाम वेजिटेबल्स को आपने कट किया है, उसको मैंने कोई ब्लांच नहीं किया, कोई सौते नहीं किया। उसमें लहसुन में सिर्फ मैंने इसको ऐड किया है, जो मैक्रोनीज थी उसको हल्का सा टेस्ट दिए और साथ में इसमें फ्लेवर दिया मैंने थोड़ा सा पेपरिका और सॉल्ट का, और तमाम इसमें एक सैलड को मैंने इसको डिस्प्ले किया है। और साथ में चिकन बर्गर्स हैं, इसके लिए चिकन का कीमा मैरिनेट करके सिर्फ मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए, कोई प्याज कोई कुछ नहीं, और सिर्फ गार्निश के लिए आप टमाटर प्याज और साथ में क्यूकम्बर वो ऐड करके अपनी मर्जी है जो चीज़। एक्सेलेंट, और ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। वेल डन, वेल डन। साथ ही साथ जी बिलाल अली हैं, सलाम सबको पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। नकाश है, देखो भाई ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक होगी। नकाश हैं, इरफा सईद हैं, सहर अहमद हैं, सादिया असद, रिदा, मिराल, सब जो हैं प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद जी हमारी जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने, मेरी तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि अब आयशा अरशद शाहनवाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा हैं, NCA से वाबस्तगी है, शी इज़ अ पेंटर एज़ वेल, लेकिन मैं इनको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहती हूँ, ये कहना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, और साथ ही साथ अकबर भाई भी मौजूद है। तो पहले ज़रा आयशा जी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए जी। ख़वातीन और हज़रात, ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ये आप पे जुमला फिट बैठता है। थैंक यू सो मच। अच्छा,
आयशा जी, हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ब्रेक पे बल्कि जाने से पहले, हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और जो ये कॉन्सेप्ट इतना उम्दा, और फिर जितने भी तालीमी इदारे हैं, आपका भी यंगस्टर्स के साथ, यू बीइंग अ प्रोफेसर टीचर, ऑब्वियसली आप टीच करती हैं, यंगस्टर्स में कितना टैलेंट और पैशन आपको नजर आता है? बहुत ज़्यादा। आई मीन मैं तो वैसे भी एनसीए में टीच करती हूँ, तो वहाँ आई थिंक टैलेंट वैसे ही ज़्यादा आता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा। आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे यंगस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, एंड वी आर अ नेशन जिधर यंगस्टर्स हैं बहुत। 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ यूथ, सो ऑल वी नीड टू डू इज़ डायरेक्ट देम। ठीक है, क्योंकि यूथ का ये होता है उन्हें डायरेक्शन चाहिए, अगर आप उन्हें डायरेक्ट नहीं करेंगे तो दे कैन गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन एज वेल। सो आई होप दैट वी मैनेज टू डू इट एंड डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, इतनी यूथ इस वक्त पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं फाइन आर्ट्स की, पेंटिंग की शोबे की बात करें, एक शोबा है प्रॉपर, वेयर डू वी स्टैंड पाकिस्तान इंटरनेशनली? अगर हम देखें कितनी अवेयरनेस आई है हमारे माशरे में फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना पोटेंशियल है हम में? पोटेंशियल की तो सुंदर बात ही ना करें, बेतहाशा है, लेकिन हम इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं? वी आर एट अ वीक स्टेज, बिकॉज हम लोगों ने अपने आर्ट को नेबरिंग कंट्रीज़ की तरह उस तरह प्रोजेक्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हम में से वो आर्टिस्ट जो खुद मैनेज कर सकते हैं और बाहर जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास वो सारा कुछ है और ख़ुद वो अपने आप को बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने ही प्रोजेक्ट किया है। मेरा काम बाहर अगर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि मैंने आई वॉज एबल टू गो और वहाँ पे रखवाया और वो बिक रहा है। बट एज अ नेशन हम पाकिस्तान में आर्ट को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सके अभी तक, ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। आई टीच आर्किटेक्चर फाइन आर्ट्स, इन अ वे मैं उनको ड्राइंग सिखाती हूँ और उसमें मेरा काम ये है कि आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स को उनकी इमेजिनेशन बढ़ाना। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो पेंटर है, स्कल्प्टर है, उसने इमेजिनेशन से काम करना है और आर्किटेक्ट ने लॉज को फॉलो करना है, तो वो लॉज फॉलो करते करते कहीं इमेजिनेशन को लूज कर देते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन। सो वी हैव टू मेक श्योर कि नो दे डोंट डू दैट, दे कीप द आर्टिस्ट अलाइव इन एन आर्किटेक्ट, सो दैट्स माई जॉब। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बट उनकी फैमिली ने परमिशन ही नहीं दी कि वो फाइन आर्ट्स कर लें। उन्होंने कहा जी नहीं, ब्रेड एंड बटर भी तो अर्न करना है, तो आप आर्किटेक्ट बने, विच इज़ वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। एंड एज एन आर्टिस्ट यू कैन एक्चुअली मेक मोर मनी, आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन आयशा जी, अब तो अवेयरनेस मुझे लगता है पहले से तो बहुत बेहतर हुई है। ठीक है, आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ और फिर पेरेंट्स का स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी पहले से तो बहुत, मेरे बचपन से तो लेकर अब तक तो बड़ी अवेयरनेस आई है कि इससे भी ब्रेड एंड बटर बनाया जा सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली परस्यू करें। आई थिंक कि अवेयरनेस एक पब्लिक लेवल तक आई है कि आर्ट एग्जिस्ट। ठीक है, एक उससे पहले शायद हम लोगों के बचपन में आर्ट वाज अ हॉबी, ट्रू, नॉट अ प्रोफेशन। सो आर्ट इज़ अ प्रोफेशन दैट इज़ एक्सेप्टेड नाउ, लेकिन ये कि आर्ट इज़ अ गुड प्रोफेशन दैट कैन अर्न यू अ वेरी गुड लाइवलीहुड अभी भी मिसिंग है। बिल्कुल सही। मैं इस पे प्रोफेसर साहब आपसे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी आर्ट्स के हवाले से कोई कोर्सेज ऑफर कर रहा है या करने का प्लान है या नहीं? नॉट एज ए डिग्री, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको ऐड भी करूँगा और इनसे क्वेश्चन भी करूँगा। डिजिटल वर्ल्ड में ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर कोर्स, एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डिजी स्किल्स के नाम से कोई 15 कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, एंड वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 3 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान इन लास्ट 4 एंड द मोस्ट पॉपुलर कोर्स इज़ द ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में पैसे कमा रहे हैं। कहाँ पे? ये जितनी हमारी इंडस्ट्री है फैसलाबाद वाली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दे नीड पीपल हु कैन गिव देम ग्राफिक डिज़ाइंस, नॉट ओनली इन लैंड बल्कि आउटसाइड भी, इंटीरियर डेकोरेशन में। इट्स आर्ट, बिल्कुल डिजिटल डिज़ाइनिंग। आई एम श्योर कि ये लोग भी ये कोर्स ऑफर करते होंगे। सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट सेंस कि हम बच्चों को ये 3 महीने का शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है जो हम देते हैं उनको, हाउ टू डिज़ाइन
यूजिंग डिजिटल टूल्स। और ये तो नीड ऑफ टाइम है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो अब इंटरनेशनली आप फिल्म्स की बात करें, आप इंटरनेशनली आप देखें मार्केटिंग की बात करें, अब ऑनलाइन ज़्यादा परचेज लोग करते हैं। ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेट करती हैं, को रिलेट करती हैं। बिल्कुल करती हैं। अच्छा आयशा जी, अब अगेन देन आर्ट्स की भी हम बात करें, आप जितने यंगस्टर्स को पढ़ाती हैं उसमें बच्चियों की तादाद कितनी है, बच्चों की, लड़कों की कितनी तादाद है? हमारा बड़ा हमेशा से बड़ा बैलेंस्ड होता है। ठीक है। आई कैंट से हाफ एंड हाफ, बट यूजुअली हाफ एंड हाफ। कभी कभी कोई बैच आता है जिसमें 2-4 लड़के ज़्यादा हो गए, जिसमें 2-4 लड़कियां ज़्यादा हो गई, लेकिन बड़ा बैलेंस्ड होता है। और बहुत आई वुड से कि इनकरेजिंग किस्म का माहौल होता है। वी आर ड्यूटी as a teacher, as a professor, even as a school teacher, is to bring out the best in the kid. ठीक है। हर एक में कोई ना कोई, मेरा तो ये मानना है, अल्लाह ने किसी को किसी मेजर क्वालिटी के बगैर पैदा नहीं किया। ट्रू। वो आपका माँ बाप के बाद टीचर होता है जो आपको बताता है कि दिस इज़ सो गुड इन यू। सो यू हैव टू इनकरेज देम कि उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो अपने क्वालिटीज़ को पहचान सके। बिल्कुल सही। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग अपनी जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया था उसमें नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर टोल्ड कि नहीं जी आप आर्टिस्ट ना बने, आप आर्किटेक्ट बने, या यू बेटर गो इन इंजीनियरिंग, डॉक्टरी बेस्ट है, इस किस्म की चीज़ों की वजह से। नहीं, अभी भी है सुंदर सी, सरप्राइज्ड, अभी भी है। इनसाइड हम लोग कहते ज़्यादा हैं, इनसाइड वी आर वेरी कंजर्वेटिव, वी आर वेरी नैरो माइंडेड इन अ वे। एंड हम लोग कई दफ़ा अगली अपनी नई जनरेशन से ये गिला करते हैं कि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप आ गया इस जनरेशन में। वो इसीलिए बिकॉज वी से समथिंग but we are not doing it. A lot of us aren't. बिल्कुल सही। अकबर साहब, अब म्यूज़िक के हवाले से भी बात करें, अब क्लासिकल मौसीकी, मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स बड़ा कनेक्ट करते हैं क्लासिकल मौसीकी से, अब बड़ी अवेयरनेस आई है माशाल्लाह से। जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारी जितनी भी यूथ है वो क्लासिकल को बिल्कुल पसंद कर रही है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा इसको हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे लेके आएंगे और उतना यूथ जो है उसको पसंद करेगी। बिल्कुल सही। एक ये भी वजह है कि शायद आप लोगों ने फ्यूजन भी बहुत किया है क्लासिकल, जैसे फतेह अली खान साहब ने बिल्कुल पीटर गैब्रियल के साथ सबसे पहले इट वाज फ्यूजन, ऐसा ही है। सो वो उसके बाद से वो ट्रेंड जब शुरू हुआ है तो पीपल हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन सो कॉल्ड वेरी यू नो, हाँ वो अवेयरनेस अब आई है वाला म्यूजिक, हाँ वो उनका भी टेस्ट डेवलप हुआ। बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी है। आप देखें, और क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो इतने घराने ऐसे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। और फिर जितने भी बच्चे बच्चियां क्लासिकल मौसीकी हासिल करके इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए। सर, नाउ अचीवमेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। पहली अचीवमेंट तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी कायम की थी, इट्स वेल ऑन इट्स वे, उसको अचीव कर रही है। टारगेट इज़ कि हम इस पॉपुलेशन को 500,000 और मिलियन तक लेके जाएं ओवर द इयर्स एंड लॉन्च दोज प्रोग्राम्स जिनकी के पाकिस्तान को ज़रूरत है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले नर्सिंग का कहा था, यू नो, फॉर एवरी 1000 पीपल वी हैव गॉट 0.6 or 0.7 नर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, सही, विच हैज़ टू बी यू नो quite large in number. True. तो वो हम इतने मास लेवल पे ट्रेनिंग के लिए वी आर वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करें। नाउ कमिंग टू द अचीवमेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले डिजी स्किल्स की बात की थी। डिजी स्किल्स प्रोग्राम वाज कंसीव्ड इन 2018 एंड देन लॉन्च्ड। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वन दैट प्रोजेक्ट इन ओपन कंपटीशन, जिसके दो पार्ट थे, डेवलप द कंटेंट और द मीडिया, एंड द सेकंड पार्ट वाज टू डिलीवर इट। ठीक है। तो उसमें वी डेवलप 10 प्रोग्राम्स। आइडिया इनिशियली था कि 1 मिलियन ट्रेनिंग करें, वी क्रॉस 2 मिलियन इन द फर्स्ट फेज। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द सेकंड फेज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, 3 मिलियन से ऊपर ट्रेनिंग्स हम कर चुके हैं एंड प्रोग्राम इज स्टिल ऑन एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवन कैन रजिस्टर फॉर 3 months ट्रेनिंग। जी, तो उसमें कोई नॉट ए सिंगल पेनी, मिनिस्ट्री ऑफ IT थ्रू इग्नाइट इज फंडिंग दिस प्रोग्राम एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिनिस्ट्री ऑफ IT और इग्नाइट एक्नॉलेज के जो उनकी सपोर्ट है इस प्रोग्राम में। अच्छा, फिर जब पहला फेज़ ख़त्म हुआ ना तो देयर वाज अ सर्वे वी डिड कंडक्टेड
तो पता चला कि सदर्न बलूचिस्तान से इतनी ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं हुई। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आस्क्ड अस टू डू एटलीस्ट 5000 ट्रेनिंग्स इन सदर्न बलूचिस्तान इन 1 ईयर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने रिसोर्सेज से in first year we did 8000 trainings and we are hoping by end of the program 15000 trainings kar lenge. That's one, but these achievements were recognized by international media. The International Telecom Union is based in Geneva. तो उन्होंने पूरी दुनिया में 9 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। सो दे गिव यू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप आम पब्लिक को एट डिफरेंट लेवल्स पे डिजिटल एजुकेशन दें। And Virtual University, because of its outreach and excellent facilities, became the 10th center in the world. Excellent. So वो John said we have more than I think 20,000 trainings in last year and a half conduct कर चुके हैं in Pakistan in collaboration with ITU. Excellent. Sir, मीडिया सेंटर के बारे में ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात अधूरी छोड़ दी थी, प्लीज वो किसी भी आम यूनिवर्सिटी में जैसे I've worked in Punjab University and then ComSats. Now in Virtual University, 2 pillars होते हैं, one is the academics and one is the administration. And only for last few years अब universities को realize हुआ है कि technology platform भी होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वाली situation आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। The Virtual University started right from building up the technology. तो हमारा third pillar which is the strongest one is the technology. आपकी तो है ही virtual. Exactly. तो शुरू basic ही उससे हुआ। Yes. तो उसमें ना इन टेक्नोलॉजी देयर आर 2 कंपोनेंट्स। वन इज़ द डिजिटल इंटरनेट कंपोनेंट या ये डाटा सेंटर है और इंटरनेट फैसिलिटीज़ है और कंटेंट डिलीवरी है थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बट देन हाउ टू डेवलप द कंटेंट। तो वी वर लकी कि हमें शुरू में ताजदार साहब हमारे फर्स्ट जनरल मैनेजर टेलीविज़न and he put up PTV से ही आए थे। बिल्कुल, ताजदार आलम साहब PTV से ही ताल्लुक था, बिल्कुल सही। वो हमारे उस्ताद हैं और हमारे कोलीग थे, उनके साथ मैंने काम किया था। So he put up a team और हमने पूरा बकायदा एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविजन नेटवर्क के नाम से एक डिपार्टमेंट है हमारा which develops the content, not only audio video but all kind of digital. So right now we are into the next phase जहाँ पे हम augmented reality और extended reality and artificial intelligence कि इस content को हम deliver कैसे करना है। तो ये is state of the art production house। हाँ जी बिल्कुल, we are working on that as well। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके जो students हैं वो after finishing their education what are the job aspects they're getting? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले अपने ऑफिस के लिए आई वांटेड टू हायर अ पर्सन। ठीक है। तो मेरा था कि बैचलर्स मिनिमम हो, तो मास्टर्स के लोग भी आ गए, डबल मास्टर्स के लोग भी आ गए। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और जब उनसे इंटरव्यू हुआ तो उन्हें आम लेटर नहीं लिखना आता था, अंग्रेजी में ही नहीं उर्दू में भी। बिल्कुल ठीक। तो वो मास्टर्स थे, डबल मास्टर्स थे। तो मैं बड़ा हैरान, लेकिन इधर के नहीं थे ना, इनके तो नहीं, ये डिस्क्लेमर दे देना। नहीं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो खुल गई हैं। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई हमारा एजुकेशन लेवल पे कि एक मास्टर्स का बच्चा है, ही कैन नॉट राइट अ लेटर, अंग्रेजी छोड़ो उर्दू में सही। तो ये आपकी जॉब प्लेसमेंट इसमें मैं ऐड भी करते हुए ज्यादातर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड करेक्ट मी, वो वाइवा भी लोग दे रहे होते हैं, तो वो रिटर्न की तरफ फोकस अब कम हो चुका है, वो ज्यादा वाइवा की तरफ भी करते हुए और इसमें आप ऐड करते हुए इनके जवाब। चलें पहले लेट मी आंसर फर्स्ट हर क्वेश्चन। हमारे बच्चे जो हैं ना, 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आते हैं ना। नंबर 1 दे बिकम वेल वर्स विद द कंप्यूटर। उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटी जो क्लासरूम वाली ना वो थ्रू कंप्यूटर करनी है। तो दे आर नॉट हेजिटेंट इन यूजिंग कंप्यूटर और एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इन लिखने में। वहाँ पे हम उसके वर्ड पे टाइपिंग करते हैं। नहीं, हाथ से लिखने में रह गए हैं बिल्कुल। दे कैंट राइट। लेकिन वो लेकिन हम इनकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो तो फिर अब नाइंसाफी होगी ना। पहले आप अपना बताते थे, मैं फिर आयशा जी को इसका बात करते हैं। एंड देन दिस इज द फर्स्ट थिंग दे गेट, एंड देन सेकंड दे आर वेरी गुड सेल्फ लर्नर्स। एक्सीलेंट। क्योंकि टीचर नहीं खड़ा नजर आ रहा उनको, उन्होंने जो कुछ चीज जो इल्म हासिल करना है, रिसोर्सेज आर अवेलेबल, गाइड किया जा रहा है उनको, दे हैव टू डू इट बाय देमसेल्व्स। तो ये 2 क्वालिटीज आती हैं उनके अंदर जो कि मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट और एनीथिंग। हर यूनिवर्सिटी दे इनकलकेट दीज
करेक्टरिस्टिक्स इनटू देयर स्टूडेंट्स। ऐसा ही है। लेकिन हमारे स्टूडेंट जो हैं चूंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगी इससे, दे नो हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम। we conducted a survey and we found कि मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ना, जब वो 5वें 6ठे सेमेस्टर्स में होते हैं, कोई बिजनेस लॉन्च कर रहा है अपने रीजन के अंदर, कोई इंटरनेट वो फ्रीलांसिंग मार्केट में काम कर रहा है, एंड देन देयर आर सम दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको अपनी इस डिग्री की वजह से प्रमोशंस मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ना सक्सेस स्टोरीज अपने स्टूडेंट्स के बताता हूँ। few months ago we organized alumni dinner in Islamabad and we invited some all students in the region। एक बच्ची बाग से आई, ठीक है, FSC की हुई थी, कहती थी मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम सुना और मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता था। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखा। अब वो फ्रीलांस मार्केट में $1,000-1,200 अ मंथ अर्निंग, सिटिंग इन बाग आज़ाद कश्मीर। एक्सीलेंट। एक हमारा बच्चा गुजरात में बैठा हुआ है एंड ही इज अ कंसल्टेंट फॉर सिस्को इंटरनेशनल। सिस्को तो इज अ ह्यूज नेम। उसको वो फर्स्ट क्लास फ्लाई करवाते हैं यहाँ से, एंड ही इज अ BS कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और आप देखें कि टेक्नोलॉजिकली आप इतना इक्विप वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर देता है। और जहां तक बात ये लेटर राइटिंग की, ये तो जो स्कूल लेवल पे हम तो बचपन से सीखते थे लेटर राइटिंग, ये मसला ये हुआ है कि जब ये किचन यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, किचन स्कूल्स बन चुके हैं, मुझे लगता है वहां पे काम सारा खराब हुआ है। एजुकेशन लेवल एट स्कूल, आई वुड से कि दो चीज़ें होती थी स्कूल में हमारे ज़माने में, एटलीस्ट दो चीज़ें होती थी, तालीम और तरबियत। तरबियत इस तरह के टीचर आई है तो खड़े होना है, बाहर निकले ब्रेक में खेल रहे हैं, टीचर गुजरी है तो सलाम करना है, बड़ों की इज्जत, यू नो ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अब वो चीज़ तो रह नहीं गई है, पेरेंट्स के लेवल पे भी ख़त्म हो गई। एक वक्त होता था, डॉक्टर साहब आपको याद होएगा कि सिखाया जाता था कि माँ बाप की तरह होते हैं टीचर, ऐसे ही उसका उतना ही एहतराम करना है जितना माँ बाप का करना है, ठीक है। इसमें आई एम नॉट गोना क्रिटिसाइज ऑन स्कूल्स ओनली, आई एम ऑल्सो गोना क्रिटिसाइज ऑन पेरेंट्स। हम लोगों ने भी कहा कि भाई वो माँ बाप की तरह टीचर नहीं बिहेव कर रहा तो बच्चा क्यों उसको इज्जत है। सो इन दैट वे वी हैव मिस्ड आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, हालांकि करना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल की चीजें हैं जो कि बहुत, और आई एग्री कि तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठे होनी चाहिए। It starts from home actually। ट्रू, आई एग्री। अगर हम पेरेंट्स बच्चे को, हमें तो समझाते थे उस्ताद आपके माँ बाप की जगह पे, और अभी भी मेरे ख्याल में ये सिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये हुई है कि अब इट्स ऑल इंफॉर्मेशन एज ना, बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो उस टाइम पे नहीं मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिलती किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे मिलनी चाहिए ना। अगर आपको बिफोर टाइम मिल जाए ना तो इट कैन बी मिसयूज। तो समहाउ बच्चों के जहन में ये पड़ता जा रहा है कि ये जो टीचर हमारे हैं, हमारी फीस की वजह से इनको सैलरी मिलती है, so so डिपेंडेंट, एंड दैट्स रियली बैड। दैट इज रियली, आप उस्ताद की तो फिर रिस्पेक्ट ही नहीं। आई वुड ऐड, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आई एग्री विद हिम, बट आल्सो द फैक्ट कि आपका एजुकेशन जो है वो एक सिस्टम नहीं रह गया, एक माफिया बन चुका है। आपके प्राइवेट स्कूल्स का सब नहीं, कुछ नहीं, मैं उसमें फिर सब तो गलत बात होगी। इन जनरल बात कर रही है कि देखो सुंदर, आपका बच्चा है वो किसी स्कूल में जा रहा है, आप उसकी एक अच्छी ट्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद कॉपी स्कूल की होएगी, पेंसिल स्कूल की होएगी, यूनिफॉर्म स्कूल की होएगी। This is not right. I mean, you're teaching, your job is different. Your job is not to earn money. इसमें से वो element जो होता था ना, noble, education, teacher was noble, वो element आपने हटा दिया है। जब आप element ये कर देते हैं कि okay, we want to extract as much as we can, then the kid and the parents do not respect you the way they used to. वो साइकी खराब हो जाती है, बिल्कुल सही। It's a psychological thing, ये बड़ा deep rooted है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ कि education has become private mafia। सही। मुझे किसी एजुकेशनल, मैं खुद एजुकेशनल हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे अखलाकियात बड़े लेवल से ख़त्म होना शुरू हो गए, छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर ख़वातीनों साथ ऐड करते हुए कि तमाम तालीमी इदारे हरगिज़ ऐसे नहीं हैं। आप बहुत उम्दा तरीके से बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों के हवाले से बहुत सारे स्कूल्स काम करें, कॉलेजेस काम करें, यूनिवर्सिटीज, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, दे वर्क बेटर। एक्सीलेंट। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अगर आप उठा के प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे लाएं तो आप अपने मुल्क में
टोटल चेंज देखेंगे। अच्छा, अब एनसीए की बात करें, अब आप खुद भी एनसीए से आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। अब का जो एनसीए है उसके बारे में बात करते हुए कितना चेंज आया है एनवायरनमेंट में? हमारा चेंज इस तरह जरूर आया कि मैं जिस वक्त पढ़ रही थी उस वक्त सारे आप उस्ताद लाइक वाली थे। स्टूडेंट थी? कौन सी वाली? लाइक वाली स्टूडेंट थी? मैं हर किसी से ये पूछती हूँ। मैं बिल्कुल क्रेजी वाली स्टूडेंट थी इसका जिसने क्या मतलब? स्टूडियो में गुजारी जिंदगी अपनी। सही। आई वाज इन लव विद माय वर्क। बिल्कुल सही। तो मुझे मज़ा आता था काम करने में। मेरी बहन, वो भी एनसीए में सीनियर थी मेरी, वो आ जाती थी, प्लीज़ अब घर चलो, यू जस्ट गोइंग क्रेजी। ठीक है। खाना पीना भूल जाता था। अभी भी होता है, जब काम शुरू करूँ तो यही होता है। तो पैशन है ना, ऑब्वियसली। बिकॉज आई एंजॉय इट, आई डोंट डू इट फॉर एनीथिंग एल्स, आई जस्ट सिंपली एंजॉय इट। आपका क्वेश्चन जो था, तो मैंने उस्तादों से पढ़ा हुआ है, उनका उस्तादों वाला तरीका भी होता था। मुझे याद है हमारी एक क्लास थी फर्स्ट ईयर की, उसमें सईद साहब ने कोई 100 शीटों पे लाइनें लगवाई थी। अब आप एक शीट पे लाइनें लगवाएं, उसके बाद बोरियत हो जाती है, तंग आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने लगवाई थी। सईद अख्तर साहब भाई, और हमारे शो में भी आ चुके हैं, दैट्स ही इज अ लेजेंड माशाल्लाह। हाँ, तो वो आई एम लकी इनफ कि सईद साहब, मिसेस हाशमी, ज़हूरुल इखलाक साहब जैसे हमारे उस्ताद, डॉक्टर इजाज जैसे मेरे उस्ताद थे। और फिर आई एम लकी इनफ दैट they've been my I've worked with them as well, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी भी बहुत अच्छा है। NCA is different from many other schools and I find now कि NCA is a better school than many others. True, in many ways. It's an asset. NCA तो एक ऐसा इदारा है, हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी, NCA, ये तो हमारे मेरे ख्याल में मुल्क का असासा है। आप यानी, और यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें, ये ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज, आई एम सॉरी अगर मैं मिस कर जाऊँगी, ये तमाम इदारे तो हमारे मुल्क का असासा है जो बाशऊर बच्चों को कर रहे हैं। सुंदर, हमारा एक ट्रिप क्या था, आर्मी वालों ने हमें NCA को उन्होंने दिखाया था सारा आर्मी का लाहौर में सेटअप जो है। इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। तो उन्होंने वहाँ पे एक जनरल साहब थे, उन्होंने कहा कि NCA की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि NCA किसी को जॉब के लिए तैयार ही नहीं करता, हर एक को तैयार करता है कि निकलो और एंटरप्रेन्योर बनो और आगे हायर करो। सो आप लोगों की ये, हमारी ये खासियत है कि हम लोग जिसको भी निकालते हैं, आर्किटेक्ट भी निकलेगा ना, 2 साल वो काम कर लेगा किसी के साथ, तीसरे साल उसकी अपनी फर्म होगी। आप इतना इंडिपेंडेंट उनको बता देते हैं। तो ये ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये इस तरह के जो तालीमी इदारे हमारे पाकिस्तान में, हम NCA की बात करें, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो अपनी मिसाल आप है। वी आर वेरी लकी के ऐसे इदारे हैं जो बच्चे बच्चियों को कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं। तो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हुए, थैंक यू सो मच आयशा जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत शुक्रिया। मैं last bit if you ask me to add, please, मैं emphasize please. I think probably we were the last lucky generation जिन्होंने उन उस्तादों से पढ़ा जो शौक से उस्ताद बने थे। वाह, शौक से। This is very important. अभी भी हमारे पास वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में वो उस्ताद बने होंगे जो बाय चॉइस टीचर बने। बिल्कुल सही। जिस वक्त ये नंबर बढ़ जाएगा ना, हमारी ये सारी जनरेशन अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही। मैं यूनिवर्सिटी में मेरे यंग कॉलीग्स आते हैं ना, उन्हें मैं कहता हूँ, रिसर्च इज़ योर पैशन बट योर फर्स्ट जॉब इज़ टू टीच वेल। अच्छे उस्ताद बनो। अच्छे, और उस्ताद जो है ना एक स्पॉन्ज होता है, उसने एब्जॉर्ब करना होता है सारा कुछ, लाइक पेरेंट्स। ऐसा ही है। अच्छे बच्चे भी होते हैं, बच्चे कुछ कभी गुस्से में भी आ जाते हैं, और टीचर्स तो वैसे भी बच्चों की तरबियत करने में उनका बड़ा एक अहम किरदार। सर थैंक यू सो मच। लास्ट बिट जी, पाकिस्तान इज अवर कंट्री। बिल्कुल। एंड जो कुछ भी हम बने हैं इस जगह पे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कंट्री एंड वी शुड ऑनर। बिल्कुल, वी आर प्राउड। अल्हम्दुलिल्लाह, ये धरती माँ है, इस मुल्क की वजह से हमें शनाख्त मिली। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए कि आज़ाद मुल्क में हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हुए, जिम्मेदारी के साथ इस मुल्क की भागदौड़ संभालते हुए इंटरनेशनली पाकिस्तान को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट अपनी अपनी फील्ड में करना है। अकबर भाई थैंक यू सो मच, आपका भी थैंक यू। मुनीरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ख़वातीन-ओ-ज़ात, आपसे कल मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले अकबर भाई से क्या सुनेंगे आज हम? मैं आपको जावेद भाई का गाना सुना रहा हूँ, कदी आमिल सांवल यार। जावेद बशीर आपके भाई का। जी बिल्कुल। बहुत सारी क्लैप में आ जाइए।
ओ साजन प्रीत लगा देश मत जा तू देश मत जा बसो हमारी नगरी मोह सुंदर मुख दिखला मोह सुंदर मुख दिखला कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे दोनों चीख पुकार वे मेरे दोनों चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मुझे मिलना चार कहार में मुझे मिलना चार कहार में हो कदिया मिल सांवल यार में हो कदिया मिल सांवल यार में तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार परिद की राहों में गरे 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 दादा दरे दरे ग म प म गरे दा सा ग म द नि 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 द नि नि द नि द म ग म द नि 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 दा द द नि द रे ग रे ग म प म ग रे म ग रे ग रे नि नि द रे ग द द द नि द रे ग म ग रे प म ग रे ग रे नि द रे ग रे द द da 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 ni da 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 ni da 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 ni da da ni pa 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 da ni da pa ma ga re ga ma pa da ni da ni da pa ma ga
गरे गरे सा तुझ हर जाई की बाहों में और प्यार परित की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे मैं तो बैठी सब कुछ हार वे हो कदिया मिल सावन प्यार वे हो कदिया मिल सावन यार यार